एआई अंडर ट्रेंड चल रहा है अभी। आपको जो भी दिख रहा है ना वो एआई अंडर ट्रेंड है। एवरी इंडस्ट्रीज, एवरी डिपार्टमेंट, सबके अंदर एआई आएगा। अगर इंडस्ट्री और उनके डिपार्टमेंट्स ने एआई को अडॉप्ट नहीं किया तो आइदर बंद हो जाएंगे या डिस्प्लेस हो जाएंगे। मेरा पहला प्रोजेक्ट $50, सिर्फ $50। तो आप मान के चलिए कि 4000 रुपए का प्रोजेक्ट था, पहला प्रोजेक्ट जब हमने एआई के लिए, और उसका दूसरा ही प्रोजेक्ट हमने लिया था $60 पर आवर के हिसाब से। हेलो गाइस, वेलकम टू द शो टॉक विद नीरव। आज हम ऐसे एक इनोवेटर और यू कैन से टेक्नो इनोवेटर को हमने एज अ स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया है और आज हम बात करेंगे एआई, जो आज की तारीख में बहुत ही इमर्जिंग बिजनेस है और एक ऐसा टेक्नोलॉजी है और इंडिया के स्टार्टअप्स के लिए आज खास आपको आज काफी सारा नॉलेज प्राप्त होगा। और एज अ स्टार्टअप एआई की दुनिया में किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, उसका एक विशेष उदाहरण हम आज हमारे स्पेशल गेस्ट जो है उपेंद्र सिंह जाला, जो एक न्यूरामॉन्क्स एंड छात्रा इंफोटेक कंपनी के मालिक भी है एंड ही इज द फाउंडर मेंबर एंड द सीईओ ऑफ दैट कंपनी। सो वेलकम मिस्टर जाला। Thank you so much Indra for having me here. So काफी चीजें आपने बताई, so थोड़ा करके हमको हमारा जर्नी भी याद आया जैसे आपने बताया उस हिसाब से। So thank you so much for calling us on the emerging show Talk with Neerav। हम बातें तो काफी करते हैं लेकिन फर्स्ट टाइम we are having on your show। Thank you so much for that। मैंने आपको स्ट्रगलिंग डेज से देखा हुआ है और जिस तरह से आपने फ्लाइट पकड़ी है और अलग-अलग, पहले आपने जैसे कि आईटी कंपनी एक स्टार्ट की थी, आज आप एआई के अंदर बहुत बड़ा काम कर रहे हो आज। सो क्या जर्नी रहा है वैसे? मैं भाई जर्नी की अगर बात करूं तो हम 2018 के आसपास मिले थे, तब वी वर जस्ट मी ओनली। एक छोटा सा रूम था, वहां पे काम स्टार्ट किया और एक छोटी सी अमाउंट से कंपनी स्टार्ट की थी जो हार्ड अर्न मनी थी मेरी। सो वी आर बूटस्ट्रैप कंपनी, हमारे पर ₹1 का लायबिलिटीज नहीं है, तो वो दैट आई वांटेड टू ट्रेड। तो उसमें थोड़ा टाइम लगा हमको बड़ा होने में। बूटस्ट्रैप में बहुत टाइम लगता है। जब कोई भी स्टार्टअप चाहता है कि विदाउट इन्वेस्टमेंट कंपनी स्टार्ट करे तो ये एक दिक्कत सी बात होती है। पर 2019 में जब हमने चालू किया था तो 2018 में जब मैंने स्टार्ट किया थोड़ा सा दिक्कत हुआ 6 महीने का। 6 महीने के बाद आई कम टू नो कि आने वाली टेक्नोलॉजी कौन सी है, फिर भी कम टू नो कि चलो एआई पे काम करते हैं। सो जब हमने चालू किया तो सबसे बड़ा दिक्कत मेरे लिए ये था कि ना तो मेरे पास कस्टमर थे और ना ही मेरे पास डेवलपर्स थे। मैं, मेरा पार्टनर, हम 2 लोग बैठते थे, काम करते थे। 3-4 लोग की टीम थी। छोटा सा स्टार्ट किया। तो सबसे पहला हमने स्ट्रगल में वही देखा कि सुबह उठ के टेंशन लेना कि डेवलपर भी नहीं है, ना तो हमारे पास कोई कस्टमर है। वहां से आज जहां पे पहुंच के बैठे हैं तो लगता है कि अच्छा हुआ मैंने 2019 में ये एआई कंपनी का डिसीजन लिया। अगर सिर्फ आईटी कंपनी बनाता तो शायद मैं इतना खुश होकर रन नहीं कर पाता। क्योंकि मैं जब तक जानता हूं तब तक, मैं जब आपसे पहली बार मिला मेरी कंपनी का काम लेके, तो आपका शुरुआत तो वेबसाइट डेवलपिंग और डिजिटल मार्केटिंग से था, जो आज की तारीख में इंडिया में यू कह सकते हैं कि गली में लोग हैं। नहीं, सही बात। सो आपने सडनली ऐसा क्या सोचा कि यार आई हैव टू गो फॉर द एआई? ये जर्नी है चाय की चर्चा वाली जर्नी है। अच्छा। जो अपने गली मोहल्ले के गलों पे जो चर्चा होती है ना या वो वाली ये जर्नी है हमारी। सो मैं, मेरे पार्टनर, सब लोग बैठे थे, 3 लोग बैठ के बात कर रहे थे कि क्या किया जाए। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे पास काफी अच्छा वेब का, मोबाइल एप्लीकेशन, डिजिटल का पोर्टफोलियो था। बट तब मुझे पता था कि ये कितने साल चलेगा या फिर कितना इमर्जिंग होगा, क्योंकि उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा था। एंड आई कम टू नो वन बुक कॉल्ड ब्लू ओशन रेड ओशन। सो उस टाइम पे मैं थोड़ा मेरे को बुक पढ़ना अच्छा लगता था, मैं बुक पढ़ रहा था। तो आई कम टू नो कि यार ब्लू ओशन में कुछ खेलना चाहिए। तो वो टाइम में मेरे लिए डिफिकल्ट था ब्लू ओशन। तो ब्लू ओशन में मुझे मिला एआई। तो मेरे पार्टनर भी ये बैकग्राउंड से थे। सो मेरे लिए ये था, अगर मैं अपनी क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आई एम अ टेक पर्सन। मैंने मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया जीटीयू जीएलएस से। सो तब जब मैं पास आउट हुआ, बट मेरा खुद का अगर मैं अपनी उसकी बात करूं स्किल्स की, तो उसमें मुझे ज्यादा पसंद था कि मैं बिजनेस एनालिस्ट साइड जाऊं, मैं मार्केटिंग सेल्स पे काम करूं। सो माय करियर इज बेसिकली बिहाइंड दैट। सो मुझे कोडिंग अच्छा लगता था लेकिन मैं करना नहीं चाहता।
सो आई गॉट अ पार्टनर, उन लोगों को कोडिंग किया, तो चाय पे बैठ के बात कर रहे थे, तो बोला यार बहुत हो गया, वेबसाइट पे काम नहीं करेंगे, अब करेंगे कुछ हटके। और उस टाइम पे जन्म हुआ न्यूरामॉन्क्स का। वहां पे तब हमारा नाम छात्रा इन्फोटेक था, क्योंकि वो मेरा लीगल एंटिटी, पर तब जन्म हुआ न्यूरामॉन्क्स का। तो क्या किया जाए उस पे? तो सबसे पहले तो डिफिकल्टी थी कि पूरा पुराना पोर्टफोलियो स्क्रैप करो, पुराना काम सब बंद करो, क्योंकि मेरे पास इंक्वायरी तब भी आती है। और ग्रेस ऑफ गॉड हम लोग ना बोलते हैं, सर्वाइवल के लिए करना पड़ता है, बूटस्ट्रैप वालों को मैं समझता हूँ, पर एक छोटा सा फंड तब तक हम बना चुके थे अपने पास, उस फंड पे हमने 2 साल सरवाइव किया। बट हाँ, मतलब अच्छा हुआ, मुझे अभी अच्छा लग रहा है कि वो चाय पे मैं बैठा था। आपने अपने जो इमर्जिंग, जब अपना खुद का एक विजन और एक आइडिया होता है और जब हम आगे बढ़ते हैं जब बिजनेस में, तो जैसे आपने बोला कि सडनली मैंने एआई के अंदर ट्रांजिस्ट किया, ये वो, तो उस टाइम पे ये जो लायबिलिटी मैनेजमेंट और जो वर्किंग कैपिटल का जो मैनेजमेंट है, और वो भी विदाउट एनी इन्वेस्टर्स, और अगर मैं बात करूं तो समझ लो कि घर की सोशल रिस्पांसिबिलिटी पकड़े या फाइनेंशियल रिस्पांसिबिलिटी इन द कमर्शियल मार्केट पकड़े, हमारे डिपेंडेंसी के ऊपर काफी सारे एम्प्लॉइज रहते हैं। सो उस टाइम पे आपकी क्या सोच रही जब आप एआई में ट्रांजिस्ट कर रहे थे? वो 1-2 साल का जो ट्रांजिस्ट पीरियड है, उसके अंदर आपके दिमाग में क्या चल रहा था? देखो, बचपन से सपना था मेरा, मैं मेरे फादर सर्विस में थे, गवर्नमेंट सर्विस में, सो मैंने कभी वो लाइफ नहीं देखी कि बिजनेस क्या होता है। हाँ, मेरे कुछ लोग थे जो नजदीक के थे, उनको देखा था कि बिजनेस करते हैं, बहुत पैसा है। सो इन शॉर्ट यू आर अ फर्स्ट जनरेशन। मैं फर्स्ट जनरेशन, मेरी 7 पीढ़ी में आज तक किसी ने धंधा नहीं किया। मैं पहला धंधे वाला हूँ। तो सबसे पहला तो मेरे दिमाग में ये था कि क्या ये डिसीजन लेना सही है, पर बचपन की जो सोच थी मेरी, जो लोगों को देखा था मैंने, जो बिजनेस करता है वो पैसा अच्छा कमाता है। पर कभी ऐसा हुआ कि फैमिली की तरफ से, जब हम ब्यूरोक्रेट या गवर्नमेंट एम्प्लॉय या इस तरह से फैमिली बैकग्राउंड से आते, तो क्या पेरेंट्स ने कभी ऐसा बोला कि यार इतना अच्छा पढ़ा है तो नौकरी कर ले? ऐसा क्या? मैं ये बोलना चाहूंगा नीरव भाई, मैं ग्रेस ऑफ गॉड, मेरे फादर मदर ने मुझे कभी भी ये नहीं बोला है कि तुझे क्या करना है या तू ये मत कर। सो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे फादर और मदर दोनों का इतना सपोर्ट रहा है, दोनों तरीके से, रिस्पांसिबिलिटी के तरीके से भी और वर्कआउट के तरीके से। और आफ्टर मैरिज माय वाइफ इज आल्सो सपोर्टिंग मी। सो वो केस के अंदर मुझे ये पता चला कि एक जो वो बचपन का मेरे अंदर जिंदा बच्चा था ना, कि उसको कुछ धंधा करना है, क्या करना है मुझे नहीं पता। सो जाला जी, आपको मैं बीच में रोक रहा हूँ, पर मैरिज बिजनेस के पहले किया या बाद में किया? नहीं, बाद में किया। अच्छा, क्योंकि तो अच्छा रहा, ऐसा लगा? बहुत डिफिकल्ट था। बहुत डिफिकल्ट था, और मतलब शादी के 2 साल 1 साल के अंदर अंदर मैंने बिजनेस चालू किया था। आई वाज एट एज ऑफ 24 यस, जब मैंने फर्स्ट बिजनेस स्टार्ट किया। अनफॉर्चुनेटली वो बिजनेस मेरे को क्लोज करना पड़ा 2-2.5 साल के बाद। देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर दैट, बट एक है कि वो आप गिर के सीखते हो कि कहां गिरना नहीं होता। तो हमको वो पता चला कि नहीं, वो एक है दिमाग में कि यार धंधा तो करना है, कुछ तो करना है, क्या करना है वो नहीं किया, कुछ तो करेंगे। तो वो सोच को लेके एक रिस्क लेने का थोड़ा सा आइडिया आया कि थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा लाइफ में। अगर सब कुछ सेव करके चलना है तो नौकरी कर लो, अगर सब कुछ सेव करके चलना है तो वो छगन मुगन वाली लाइफ जी के आप मर सकते हो, कोई टेंशन नहीं, उसमें कोई रोकने वाला है नहीं। तो हाँ, वो रिस्क फैक्टर से वो एक पैदा होता है कि नहीं यार कर लेंगे, कैसे भी करके कर। तो जाला जी, जब ट्रांजिशन पीरियड था तब मैरिज किया या नहीं? हाँ। मैरिज मेरा हो चुका था। मैरिज से बाद में मेरा एक कंपनी था, वो हमने चालू किया था, उसको बंद किया। फिर मैं सिंगापुर थोड़ा टाइम पे वहां पे चला गया था। मैं ट्यूटर एज ए ट्यूटर वहां पे गया था। मैं 2-3 महीने वहां पे रुकता था, वापस आता था। फिर मेरे को ऐसा लगा कि नहीं यार, ये सही नहीं है, मेरे लाइफ में, करियर में मेरा सही टाइम पे मैं अभी काम नहीं कर रहा। तो वो ट्रांजिशन पीरियड बहुत डिफिकल्ट था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। कई दिन ऐसे थे कि रात को बैठ के सोचा था कि ये बंद करके घर चला रहा हूँ, इससे कुछ नहीं हो रहा है, ना तो मेरा घर चल रहा है, ना मैं घर पे कुछ लेके जा रहा हूँ, ना मैं कंपनी बड़ा कर पा रहा हूँ, ना अपने आइडियाज या अपनी जो एस्पिरेशंस होती है कई बार के, यार मैं इतना नॉलेजेबल हूँ फिर भी मुझे वो रास्ता नहीं मिल रहा है कि मैं नहीं मिल रहा है। हमने मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरा पहला प्रोजेक्ट, क्योंकि हम लोग आउटसोर्सिंग कंपनी इंडिया में बहुत कम काम करते हैं, मेरा पहला प्रोजेक्ट $50 का था, सिर्फ $50। तो आप मान के चलिए कि 4,000 रुपए का प्रोजेक्ट था, पहला प्रोजेक्ट जब हमने एआई में लिया। उससे पहले तो काफी काम कर चुके थे, पर एआई में मेरा $50 का प्रोजेक्ट था। और मैं और मेरा पार्टनर्स मिलके हम 3 बैठे थे होली के दिन, धुलेंडी के दिन पब्लिक वहां पे एंजॉय कर रही थी, हम बैठ के फूड कर रहे थे। हम बैठ के क्लाइंट को डिलीवरी कर रहे थे, पर हमको खुशी थी कि चलो हमको कोई क्लाइंट तो मिला। और उसका दूसरा ही प्रोजेक्ट हमने लिया था $60 पर आवर के हिसाब से।
वाह ग्रेट। तो वो हमें पता चला था कि यार हम जो टेक में भी काम कर रहे हैं ना वो आगे जाके काफी इमर्जिंग होगा। और आपने जो एक बात बताई कि अभी ट्रेंडिंग चल रहा है, एआई ट्रेंडिंग नहीं है। अच्छा, एआई अंडर ट्रेंड चल रहा है। अभी आपको जो भी दिख रहा है ना वो एआई अंडर ट्रेंड है। ये ट्रेंड अभी 2-5 साल के बाद जो एआई का ट्रेंड दिखेगा ना वो नीरव भाई आप देखना, अभी एआई अंडर ट्रेंड चल रहा है। तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि जिस तरह से इंडिया का स्किल या आप लोगों के जैसे जिस तरह से आप लोगों डेवलप कर रहे हैं, तो एआई को मैं क्या इन फ्यूचर जो 4-5 साल के बाद जो आप बात कर रहे हैं, तो एआई को मैं ऐसे एलाबोरेट कर सकता हूँ कि आज का इंडिया आप बोल सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट भी पुश कर रही है मेक इन इंडिया पे। एवरी इंडस्ट्रीज एवरी डिपार्टमेंट सबके अंदर एआई आएगा। अगर इंडस्ट्री और उनके डिपार्टमेंट्स ने एआई को अडॉप्ट नहीं किया तो आइदर वो बंद हो जाएगी या डिस्प्लेस हो जाएगी। ये एक ऐसा टेक है जो जॉब को डिस्प्लेस करेगा, रिप्लेस नहीं करेगा। ये टेक ऐसा है जो आपकी करंट कैपेबिलिटीज को और एनहांस करेगा। इसके अंदर आप ये पकड़ के चलिए कि अगर आपने इसके पेस के साथ मैच नहीं किया तो 2 साल बाद आप सोचोगे कि मैं कोई अलग दुनिया में बैठा। अच्छा, आप एग्जांपल ले लो, जब आपका इंडस्ट्री अलग है, आप केमिकल और उस सब में ज्यादा काम करते हैं। आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले, बिफोर द चैट जीपीटी या ओपन एआई एरा, आप याद करो 2021-22 में अगर आपको कुछ लिखना होता था तो आप बैठ के सोचते थे, आप गूगल पे सर्च करते थे। अब आपको कुछ लिखना है या अगर आपको कुछ सोचना है तो आपकी सोच डिपेंडेंट हो चुकी है चैट जीपीटी। उसके बेनिफिट्स भी है और नेगेटिव पॉइंट्स भी, और हम बेनिफिट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, नेगेटिव बात तो पूरी दुनिया करती है। तो आप आज अगर ये हाल है तो आज से 3-4 साल बाद सब चीजें एडॉप्ट हो चुकी होंगी तो क्या होगा। अभी हर एक इंडस्ट्री में आपको एक टेक गाय चाहिए। आप लिख के ले लो, आने वाले 2-3-4 साल बाद हर एक इंडस्ट्री में एक ऐसा बंदा चाहिए होगा जो एआई को समझ सकता हो। वो उसको एआई आना जरूरी नहीं है, एआई को टूल का यूज करके उसको इंप्लीमेंट कैसे करना ना वो आता हो उसको। ओके, सो जो भी लोग आज इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको एआई अडॉप्ट करना पड़ेगा, बाय हुक और बाय क्रूक। भले उनको लगेगा कि ये अच्छा नहीं है, पर अगर आपने नहीं किया तो ये मान के चलो कि आपको 2 मिनट नहीं लगेंगे, 2 महीने नहीं लगेंगे, आपको ऐसा फील होगा कि मैं कोई अलग वर्ल्ड में जी। आपने जो अभी बात किया कि अलग अलग इंडस्ट्रीज या गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सभी जगह पे एआई का जरूरत होगा और हमें ऐसे लोगों की जरूरत होगी जो एआई को मैनेज कर पा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर किस तरह से एआई एक मूलभूत स्थान ले पाएगा? अभी के टाइम पे किसी भी इंडस्ट्री का सेल्स डिपार्टमेंट उठा लेंगे, किसी भी डिपार्टमेंट का, वो केमिकल इंडस्ट्री हो, वो रिटेल इंडस्ट्री हो, वो टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री हो, हेल्थ केयर हो, सब जगह पे कहीं ना कहीं एआई घुसा हुआ है। प्रपोजल क्रिएशन में, पिच डेक में, आइडेंटिफाइंग कस्टमर में, उनका आईसीपी बनाने में, सेल्स डिपार्टमेंट वाइज इवॉल्व हो रहा है। जैसे आप अगर फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री आपकी ले लीजिए, राइट, सो अभी वहां पे क्यूसी डिपार्टमेंट वर्क कर रहा है। अभी क्यूसी में कई बार ह्यूमन एरर रह जाती है, सो वहां पे आप इंडस्ट्री में क्यूसी को एआई से वर्कआउट करिए। वहां पे आपको मैंने जैसे बताया एआई किसी का रिप्लेसमेंट नहीं है, वहां पे डिस्प्लेसमेंट में आपको वहां पे बंदा चाहिए होगा जो वो चीज को अच्छे से समझ पाए कि जो वहां पे एल्गोरिदम जो काम कर रहा है, जो वहां पे रखा हुआ है, उसका मैकेनिकल नॉलेज, उसका टेक्नोलॉजिकल नॉलेज उसके पास हो। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं हमारे प्रोजेक्ट्स के। सो बैक इन 2020 हमारे पास एक कस्टमर आए थे सिंगापुर से। उनका रिक्वायरमेंट ऐसा था कि उनकी पूरी आर्किटेक्ट इंडस्ट्री में वो लोग काफी अच्छा एक स्टार्टअप करके बैठे। अभी वहां पे है ना 2 टाइप्स के होम होते हैं, एचडीबी होता है, कॉन्डो होता है। जब वहां पे किसी आर्किटेक्ट को ये बोलते हैं कि हमको ये फ्लोर प्लान अपडेट करना है, तो वो $3000 से $5000 चार्ज करता है पर फ्लोर को अपडेट करने का, या जेपीजी फाइल में से उसको मिमिक करके बना के उसको नया करके। हमने वहां पे एक एल्गोरिथम दिया कि ये जो फ्लोर प्लान है आप हमारे सिस्टम एल्गोरिथम में अपलोड करो, हम उसको एडिटेबल फाइल में कन्वर्ट करके दे देंगे। तो ऑन द स्पॉट आप स्क्रीन पे उसको चेंज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट स्टेज में हम उसको 3D कर दिया, आप उसको दिखा सकते हो। अभी यहाँ पे क्या हुआ, वो जो चंक ऑफ टाइम लगता था 15 दिन का, वो कम हो गया। और इसको यूज कौन कर रहा है? तो आर्किटेक्ट वही कर रहा है। हमने आर्किटेक्ट को रिप्लेस नहीं किया, लेकिन उनकी एफिशिएंसी को 4 गुना कर दिया।
ऐसे काफी सारे यूज केसेस आपको छोटी छोटी इंडस्ट्रीज में देखने मिलेंगे। मैं एक यंग एंटरप्रेन्योर जो देख रहा है आज की तारीख में अपना शो, तो एज अ स्टार्टअपियन जो नए लोग देख रहे हैं, दूसरा के आज की तारीख में यू कैन से यंग इंडिया ज्यादा है। तो आपको मालूम होगा कि आज से 10 साल पहले जब हम कॉलेज में थे तब एक क्रेज था कि इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करो, उसके पहले क्रेज था मैकेनिकल इंजीनियरिंग करो, उसके बाद आया आईटी के अंदर जिसे कहते हैं कि आप। तो आज की तारीख में क्या आपको लगता है कि जो लोग ऑलरेडी ये इंडस्ट्री का पढ़ाई कर चुके या डिग्री हासिल कर चुके, जिसका बैकग्राउंड एआई का नहीं है बट कोई है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में या कोई है ईसी में या कोई भी इस तरह से इन शॉर्ट है कंप्यूटर या आईटी की लाइन में पढ़ाई की हुई है उन्होंने, पर वो एआई के अंदर आज की तारीख में उनके पास स्किल नहीं है, तो उनके सर्वाइवल का क्या आपको लगता है कि उनको ये करना ही पड़ेगा? तो उनका सर्वाइवल आज फ्यूचर के मार्केट प्लेस में अगर उसको स्टैंड करना है या ग्रोथ करना है, तो आपको लगता है कि एक आईटी का बंदा अगर एआई नहीं जानता है तो वो कोई काम का नहीं रहेगा? ऐसा नहीं हो। आप समझिए एआई आफ्टर ऑल, अब एआई को एक छोटा बच्चा समझिए। कोई भी छोटे बच्चे को हम अच्छी चीजें या गलत चीजें सिखाते हैं, एआई को भी यही सिखाया जाता है कि ये पर्टिकुलर थिंग है, उसको अच्छा बोलिए, इसको गलत बोलिए। उसके हिसाब से वो ट्रेन होता है, उसके हिसाब से उसका इवॉल्व होता है। जैसे आप, मैं बेस्ट एग्जांपल आप सबको पता है, चैट जीपीटी वर्जन 3.5 था, फिर 4 आया, 4 वो आया, तो उसमें इवॉल्व हो रहा है। अभी आप सोचिए सिविल इंजीनियर, अभी सिविल इंजीनियर को सिविल का A to Z सब पता है, उसको एडॉप्ट क्या करना पड़ेगा, मैं कौन सी जगह पे अपने डेवलपमेंट में या अपने काम में मैं एआई का यूज करूं, क्योंकि वो करने के बाद ही उसको समझ आएगा कि उसकी एडॉप्टेबिलिटी की वजह से कितना एफिशिएंसी बढ़ेगा। और फॉर एग्जांपल के वो बढ़िया से बढ़िया सिविल इंजीनियर है जैसे आपने बोला, या आर्किटेक्ट, बट उसे समझ लो कि कंप्यूटर या एआई का इतना नॉलेज नहीं, तो उसकी डिपेंडेबिलिटी एआई के बंदे पे तो हो गई। वही बात है, आप दो चीजें कर सकते हो, आप डिपेंडेंट हो सकते हो अपनी खुद की पर्सनल जो स्किल है वो टॉप में ले जाके, और उसके लिए आपकी स्किल्स आपको पता होना चाहिए कि अबव एवरेज है, आप टॉप में हो, तब आप वो गेम खेल सकते हो कि एक बंदे को मैं एडॉप्टेबिलिटी के लिए रख सकता हूं, क्योंकि उसको वेरीफाई करने के लिए तो मुझे ही जाना पड़ेगा। अगर आप सिविल की बात कर रहे हो तो मैंने एक दीवार बनाई, उस दीवार को मैं चेक करने के लिए एआई का यूज कर रहा हूं, राइट? पर फिर भी कई पॉइंट्स आज भी ऐसे हैं जहां पे एआई काम नहीं करेगा। जब तक मेरे घर वाला मेरे सामने बैठ के नहीं पूछेगा क्या ये सही बना है, तब तक मैं एआई पे 100% ट्रस्ट नहीं करूंगा। उसको एडॉप्ट ये करना पड़ेगा कि उसको वो टेक्नोलॉजी समझनी पड़ेगी। जैसे मैं ये बता रहा हूँ कि भाई हमने फ्लोर प्लान बनाया, तो जो फ्लोर प्लान एडिट हो रहा है, तो वो फ्लोर प्लान सही एडिट हुआ कि नहीं हुआ, उसको पैरामीटर्स कौन चेक करेगा? उसके लिए तो मुझे सिविल ही चाहिए होगा, अगर उसको इंप्रूव करना है तो वहां पे भी सिविल ही चाहिए होगा। ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है मार्केट में। काफी सारे पॉइंट्स ऐसे हैं, जैसे कई डिपार्टमेंट छोटे छोटे ऐसे जो बंद होंगे। सो इसके अंदर आप ऐसा कह सकते हो कि अगर ये इंडस्ट्री अगर ग्रोथ हुई तो क्या उतने ह्यूमन रिसोर्स भी एलिजिबल है एआई को रन करने के लिए? आप देखिए जब कंप्यूटर्स आए तब ये था कि ह्यूमन रिप्लेस हो जाएंगे। आज आप हर एक ऑफिस में जाओ, कहां पे आपको कंप्यूटर नहीं दिखेगा? सही बात। और वहां पे बैठने के लिए जो बंदा है उसको भी आपको पगार देगा। यस। आज आप छोटे से छोटी दुकान पे भी जा रहे हो तो वो मोबाइल में इंटरनेट यूज करता है, वो वहां पे कंप्यूटर रख के बैठा है। आप किसी छोटे से लारी पे जाओ, अभी मेरा एक छोटा सा एग्जांपल हुआ था, मैं एक छोटे से गल्ले पे गया था, वहां पे खड़ा था, मैंने देखा कि एक तरफ अपना गला चला रहा है, एक तरफ लैपटॉप खोल के उसके अंदर ट्रेडिंग कर रहा है। अब आप सोचो इंडिया कहां पे जा रहा है, और आप यहाँ पे ऐसी बात कर रहे हो कि सब डिस्टर्ब हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा। अरे इट इज जस्ट द स्टार्ट पॉइंट। आप देखो आगे आगे होगा क्या, इसको आप एडॉप्ट करना शुरू करो, आपका काम इजी हो जाएगा, आप काफी लंबे काम कर सकते हो। इंडिया में काफी ऐसे लोग भी होंगे जो आज हम हमारा जो ये शो देख रहे होंगे, तो कई ऐसे स्टार्टअपियन होंगे जो इसका बैकग्राउंड आईटी से है, पर समझ लो ऐसा एक एग्जांपल लेता है कि उसको एआई का बेसिक नॉलेज, एक उसने गूगल नॉलेज है थोड़ा बहुत, बाकी उसको एआई किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, किस तरह से, तो और उसको एआई के अंदर ही फ्यूचर उसका कंपनी जैसे आपने किया वैसा ही उसको अपनी कंपनी को फ्यूचर में डेवलप ही एआई से करना है। सो आप
क्या सजेस्ट करोगे कि एआई में वो किस तरह से आगे बढ़े, यानी उसके इनिशियल स्टार्टअप स्टेजेस क्या होते हैं एक स्टार्टअप के जो ये इंडस्ट्रीज के अंदर आगे जाना चाहते हैं? सब चीज एक एंटरप्रेन्योर को आए जरूरी नहीं। सही बात। जैसे मैंने कई बार वो पॉइंट पे डिबेट किया है कि भाई मैन मैनेजमेंट और रिसोर्स मैनेजमेंट, ये दो चीजें ऐसी है जो एक एंटरप्रेन्योर को आनी चाहिए। उसके अलावा सब करने के लिए सब बंदे बैठे। आप अगर कोई आइडिया लेके बैठे हो एआई का, जहां पे आपको एक कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में जिस पे आपको काम करना है, आप अपने रेवेन्यू मॉडल पे काम करो। क्योंकि देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मतलब एक चीज है, हमारे 3 टाइप के कस्टमर्स हैं। मेरे साथ मैक्सिमम स्टार्टअप्स काम करते हैं, दूसरा है रिसर्च वाले, और थर्ड है जिनको हम बिजनेस प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं। अभी जो स्टार्टअप्स वाले हैं ना, उनका बेनिफिट क्या है? उनको फोकस करना है अपने रेवेन्यू मॉडल पे, उनको फोकस करना है कैसे उस टेक्नोलॉजी को मैक्सिमाइज किया जाए। आपको काम करने के लिए हमारे जैसे सर्विस एजेंसीज काफी मिल जाएगी, सर्विस कंपनीज काफी मिल जाएगी, पर वो तभी काम कर पाएगी जब आपका आइडिएशन बहुत क्लियर हो। आप वो आइडिएशन पे काम करो। आपको टेक्नोलॉजी समझना जरूरी नहीं है। टेक्नोलॉजी इज अ वे टू डू समथिंग, इट्स नॉट एवरीथिंग। एक तरीका है, जैसे पहले आप करते थे और एक एआई के साथ आप करते हो। तो सबसे पहली चीज स्टार्टअप्स को ये फोकस पे ध्यान रखना जरूरी है कि आपका फोकस किस तरह है। आप फोकस उधर करो जहां पे आपका मैक्सिमम नीड है। आप विजनरी हो, आप विजन पे फोकस करो, ना कि आप टेक्नोलॉजी पे फोकस करो। गलती वहां पे होती है कि स्टार्टअप है ना, काम करते करते टेक्नोलॉजी में घुस जाता है। वो कस्टमर आके हमको, कई बार कस्टमर हमको सजेस्ट करता है कि आप ये वाला टेक्नोलॉजी यूज कर लो। सो हमने पूरा एक प्रोसेस बनाया हुआ है। हमने अपनी तीनों सर्विसेज को थिंक, वैलिडेट, इवॉल्व में डिवाइड कर दिया है, जिसमें थिंक में हम कस्टमर को कंसल्ट करते हैं कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है। वैलिडेट में हम उसको वैलिडेट करते हैं छोटे से पीओसी या एमवीपी बना के, पॉप और एमवीपी बना के हम उसको वैलिडेट करते हैं कि आप इसको इस तरह से डेवलप करो, ऐसा कुछ रिजल्ट आए, फिर इसके पीछे आप एडवांसमेंट डालो। और इवॉल्व के अंदर हम उसको फेज वाइज डेवलप करके देते हैं। तो उनका जो बर्निंग मनी है वो कहीं ना कहीं कंट्रोलेबल हो और वो अपने इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस दिला सके कि ना, मेरा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो मार्केट में ये चेंज ला के रखेगा। सो उनको अपने विजन पे फोकस करना है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आप अपनी एजेंसीज पे छोड़ सकते हो या फिर अपनी इन हाउस टीम पे छोड़ सकते हो। आज इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन 4.0 जो आज बहुत ही इंडिया के अंदर बात चल रही है, उसके अंदर एक एआई के पर्टिकुलर बात करूं तो लोग ऐसा एक कई लोग उसको मिथ समझते हैं और कई लोग बोलते हैं कि ये होगा कि कोई भी इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है या समझ लो कि इंडस्ट्रीज जो भी चलती है, यानी कि एग्जांपल में बोलता हूँ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो या प्लास्टिक इंडस्ट्री हो या कोई भी पर्टिकुलर एफएमसीजी कंपनी का कोई भी इंडस्ट्री है, तो क्या एआई कभी ऐसा ये इंडस्ट्री के अंदर हेल्प कर पाएगा कि जो ओनर है उसको मैन्युफैक्चरिंग एसओपी से लेके और सेल्स ऑफ एसओपी से लेके मार्केटिंग, ब्रांडिंग, जितने भी वर्टिकल्स आते हैं एक इंडस्ट्री के अंदर, तो वो क्या उसको कंपाइल करके एआई क्या उसके ओनर या उसके बोर्ड को उस तरीके से एआई कभी फिट हो पाएगा कि जो चीज लोगों से ही चलने वाली पूरी इंडस्ट्री है, माल बनाने से लेके माल बेचने तक। सो जो हम ई कॉमर्स को अगर साइड में रखें तो रिटेल मार्केट और जो हम बोल सकते हैं ट्रेडिशनल मार्केट फेज में, तो उसको एआई किस तरह से इंटीग्रेट कर। उसमें मैं ना अपने 2 यूज केसेस पे बात करूंगा जिसपे हमने पर्सनल लेवल पे बहुत डिटेल में काम किया। एक हमने उसमें 2 चीजें एक प्रोजेक्ट में हमने काम किया था जहां पे इट वाज माय वन ऑफ द बिगेस्ट डेटा इन टर्म्स ऑफ डेटा चंक्स। उसमें 40 टीबी डेटा हमने प्रोसेस किया था हमारे ऑफिस में। आप एक चीज सोचिए, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहां पे आपने 125 या मोर देन 100 कैमरास लगा के रखे, उसके ऊपर आप कितना सर्वेलेंस कर पाओगे? क्योंकि उसमें भी होता क्या है, वो लोग एसओपीज पे ही फोकस करते हैं कि आपकी एसओपी, जैसे एक चीज है हेलमेट पहनना है तो क्यों पहनना है यार, वो पागल नहीं है, वो चीजें गिरेगी ऊपर से। आपको कुछ चीजें फोकस करनी, आपका सिक्योरिटी चेक होना है तो वो होना ही है। उसके लिए आप कितने लोगों को बिठाओगे सीसीटीवी देखने के लिए, ये क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे हमने एक एआई सर्वेलेंस अप्लाई किया जहां पे अगर आप ऐसी सेंसिटिव लोकेशन है जहां पे ऑथोराइज्ड पर्सन के अलावा कोई नहीं जाना चाहिए, हमने वहां पे ऑथराइजेशन डाला। वहां पे हमने एआई का यूज किया कि फेस रिकॉग्नाइज करो, ये बंदा ये लोकेशन पे नहीं होना चाहिए था, क्यों आया? वो अलर्ट जरूरी नहीं है ओनर को जाए, वो पर्टिकुलर पोजीशन में जो सिक्योरिटी का इंचार्ज बैठा है उसको
उसके सामने एक डैशबोर्ड दिखे जहां पे सिर्फ और सिर्फ वो पर्टिकुलर सीसीटीवी आए जहां पे ऐसा कुछ सस्पिशियस हो रहा है। तो ये प्रिवेंटिंग हुआ। कुछ होने से पहले आपको एहसास हो रहा है, जब हो रहा है तब आपको एहसास हो रहा है। अगर कहीं पे आग लग गई, जैसे माइनिंग है, माइनिंग में कई बार क्या होता है कि ऐसी जगह पे लोग चाहते हैं जहां पे वहां पे जो हैजार्डस गैसेस होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो हवा में जाए, वो कभी कभार नीचे भी दब जाते हैं। तो क्या होता है कि वो नीचे की तरफ से ऊपर आता है। अगर कोई एक वहां पे एक लेबर वहां पे गिर गया जाके और वो सीसीटीवी में कैप्चर हो रहा है, लेकिन वो टाइम पे किसी को पता नहीं चल रहा है, तो और ग्रेजुअलिटी होने के चांसेस हैं। अगर वो गिरा, वो टाइम पे अगर मेरे को अलर्ट मिलता कि ये जगह पे कुछ हुआ और उसका कैमरा दिखता मेरे को, तो आप सोचो उसका कितना ज्यादा बेनिफिट्स मिलते। सो ये एक बात हुई। दूसरी बात मैं बताता हूँ, एज एन ओनर, आपको भी पता है आप इंडस्ट्री रन कर रहे हो, आप एक कंपनी चला रहे हो, आपके 4 यूनिट है। सो हमने काम किया था, यूएस के मेरे कस्टमर थे, उनके कार के सिस्टम पे काम किया था। उनकी कार की रीसेलिंग की कंपनीज थी, उनके 5 या 6 गोडाउन्स थे अलग, और 5 या 6 ब्रांचेस थे। सब में अलग अलग हम लोग सब में अलग अलग उनका वेयरहाउसिंग मैनेज करते थे, और उनका सब में अलग अलग इन्वेंटरी मैनेज होता था। हमने एक छोटा सा चैटबॉट सॉल्यूशन बनवाया, उसके अंदर आपका चैटबॉट आपके डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा अगर कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट पे वो पर्टिकुलर चीज देखने आया है, तो उसको ये बताने की जरूरत नहीं कि वो क्या देख रहा है, एआई समझ जाएगा कि आप ये देख रहा हो। पूछो उसका माइलेज क्या है। आपका पूरा सेल्स का जो चैनल है ना, उसमें सेल्स वाले रिप्लेस नहीं हो रहे हैं, और उनका एफिशिएंसी बढ़ रहा है। अभी सेल्स में क्या है, आपको 5 या 10 क्वेश्चन फिक्स है, वो तो आपको पूछना ही पूछना है। अब सोचो, मेरे को एआई ऐसा इंडिकेशन दे कि ये कस्टमर हॉट कस्टमर है, ये कस्टमर वार्म है, और ये जस्ट विंडो शॉपर है, तो मैं विंडो शॉपर को मेरे सेल्स वाले तक पहुंचने नहीं दूंगा, और मेरे हॉट कस्टमर को मैं पहला सर्व करूंगा। सो बीच में इंटरवेंशन हुआ एआई का, उसके साथ मेरा सेल्स टीम काम करे। अब आप सोचो उसका एफिशिएंसी और उसका सेल्स का ग्राफ कितना आगे जा सकता है। सो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जियो फेंसिंग से लेके, यानी कि अगर मेरे सेल्स वाले मार्केट में घूम रहे, वहां से लेके मेरे लेबर जो फैक्ट्री में काम कर रहे, वो पूरा यूं कह सकते हैं कि हम उसका पूरा डेटा हम मंथ एंड में या क्वार्टर आप सोचो मंथ एंड में बोर्ड मीटिंग होती है। यस, अब मंथ एंड के बोर्ड मीटिंग में एक पीडीएफ रिपोर्ट आपको निकल के आए कि ये मंथ में कितना सिक्योरिटी अलर्ट्स हुए, कितने फायर के इश्यूज हुए, और उसमें डिटेल में नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि ओनर को ये नहीं पूछना है कि उसके साथ क्या हुआ, उसको तो अपने मैनेजर से रिपोर्टिंग लेना है। yes. कि भैया इतने इंसिडेंट हुए, इसमें आपने क्या ध्यान रखा, इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। ये काम एआई आपको करके दे सकता है कि आपके पास पूरे एक रिपोर्टिंग आ जाए शाम तक कि भैया इस पे आप बात करो, ये टॉपिक है डिस्कशन के। बोर्ड मीटिंग में बोर्ड मेंबर को यही टेंशन होता है कि नीचे के लेवल पे क्या होता है, उनको डिटेल में नहीं जानना होता है, माइक्रो मैनेज नहीं करना होता, लेकिन उनको मैनेज तो करना होगा, बड़ी चीज होगा। क्योंकि आज एक कुछ हुआ है तो कल जाके 4 चीजें बड़ी होगी। एक फिनटेक का एग्जांपल लेते हैं, जहां पे वेंडर्स परचेस डिपार्टमेंट के साथ काम करते हैं। कई बार आपने देखा होगा बड़ी कंपनीज में परचेस डिपार्टमेंट के साथ उनकी सांठगांठ चलती है, वो अपने हिसाब से पैसा भी चेंज करवाते हैं, अपने हिसाब से क्रेडिट भी चेंज करवाते हैं। अभी फिनटेक के जो सीए हैं, उनके पास ये काम आता है, जो जायंट कंपनीज हैं, उनको ये वेरीफाई करना होता है कि कौन सा वेंडर बेनिफिट्स ज्यादा ले रहा है, और क्या पता वो किसकी वजह से बेनिफिट्स ले रहा है। अभी सब डिपार्टमेंट आपको पता है वहां पे गारमेंट चलती है, उसका दिक्कत नहीं, वो तो चलेगा ही चलेगा, वो ह्यूमन नेचर है, वो चेंज नहीं कर सकते। लेकिन क्या मैं उसमें मीनिंगफुल इश्यूज आइडेंटिफाई कर सकता हूँ? फॉर एग्जांपल, मैं सभी वेंडर को 45 डेज का लिमिट देता हूँ इस चीज को परचेस करने का, पर एक वेंडर ऐसा है जिसको मेरा माल 50 दिन में देता है तो भी चलता है, और पैसा उसको एडवांस मिलता है। दूसरों के कंपैरिजन में ये केस कुछ अलग है, और उसका अगर हिस्ट्री निकालोगे तो प्रोडक्शन वालों से कुछ निकलेगा, या यहाँ पे जो सर्वेलेंस या सुपरवाइजर मैनेजर, उसको ये करने की जरूरत नहीं है कि इसका किसके साथ गांठ, उसको यही आइडेंटिफाई करना ये कौन है, ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रही। वो फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकता है। अभी एआई में सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि सारा काफी कुछ फॉल्स पॉजिटिव है, लेकिन फॉल्स में काफी सारे रियल वाले भी पॉजिटिव केस मिल रहे हैं हमें, उसका क्या? सो ऐसी जगह पे एडवांसमेंट आएगा, ऐसी जगह पे आप एआई देखो। अभी मैं आपको और एक चीज बताता हूँ, इंडियन गवर्नमेंट एआई पे काम कर रही है। आज तक केवाईसी में आपका नाम, आपका घर का एड्रेस और आप थोड़ा बहुत डिटेल देते थे। अब आपसे केवाईसी में आपका ईयरली इनकम भी पूछते हैं और उसका सोर्स भी पूछते हैं। आपने बोला मेरा इनकम इतना है, एआई को पता चलेगा कि आपके सोर्स ऑफ इनकम तो 2 ही है, आपका ईयरली इनकम तो बहुत ज्यादा जा रहा है। आप सोचो, अभी उसका इंपैक्ट देखो ग्राउंड लेवल पे। जो अभी हमारा मैंने सुना है कि 2 या 3% लोग ये टैक्स भर रहे हैं,
अभी सोचो इसकी वजह से कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होगा। सही बात। सो ऐसी जगह पे एआई काम करेगा। गवर्नमेंट भी खुद काम कर रही है, नॉट ओनली इंडियन गवर्नमेंट, सऊदी गवर्नमेंट, सऊदी के कंट्रीज, यूके, यूएसए, सब लोग को ये अडॉप्ट करना पड़ रहा है। सो आपने अभी देखा होगा कि शायद इंस्टाग्राम रील्स पे या कहीं पे भी के जैसे अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तो एआई बेस्ड पॉडकास्ट भी अभी चालू होंगे। तो क्या लगता है आपको कि उसके अंदर वो जो आज की तारीख में हम दोनों जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं उस तरीके से एआई के मॉडल्स आ रहे हैं, एआई के ब्रांड एम्बेसडर्स बन रहे हैं, एआई के वर्चुअल रियलिटी मॉडल बन रहे हैं, वो लोग प्रोडक्ट को प्रेजेंट करते हैं, पॉडकास्ट ले रहे हैं, तो वो क्या लग रहा है कि वो एक आम आदमी को इफेक्ट करेगा? मुझे पता नहीं, आपने ट्रिवागो का नाम सुना होगा? यस। ट्रिवागो का अभी एक एड कैंपेन चालू होगा, अभी आई थिंक हो गया कि नहीं हुआ मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, पर उसने एक एड कैंपेन रन किया जिसमें जो बंदा है ना वो एआई जनरेटेड है। ग्रेट। वो ये वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो आपका ब्रांड फेस किसी एआई के साथ कनेक्टेड हुआ, तो उसमें क्या है कि आपको पता है कि उसका वैल्यू कैसे ड्राइव करना है और उसके पास क्या करवाना है, कैसे करवाना है, क्यों करवाना है। अभी आपने 2-3 एड कैंपेन देखे होंगे, शाहरुख खान वाला आपने एड कैंपेन देखा होगा जहां पे वो डेयरी मिल्क चीज है, डेयरी मिल्क ने वो कैंपेन रन किया था जहां पे वो लोकल शॉप्स के नाम उनके पास बुलवा रहे थे। अभी आप सोचो नीलामंश का नाम शाहरुख खान कब लेगा? सही बात। मतलब अपने तो ड्रीम में लेगा, आपकी कंपनी मेरी कंपनी अपने तो ड्रीम में नाम लेगा। नो भाई, शायद ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है इंस्पिरेशन। हाँ, पर अभी तो नहीं ले सकता। से फॉर एग्जांपल अगर वहां पे आप ये ऐसा कुछ कर सकते। सो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा स्कोप है जहां पे जो रिपीटेटिव चीजें हैं जिसको एनहांस करना है, जैसे आपने वो बर्थडे विशेस वाला देखा होगा जहां पे स्टार्स बर्थडे विशेस देते हैं, वो क्या है? वो एआई का एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन है। यस। जहां पे लिप सिंक, ऑडियो रिप्लेसमेंट करके आपको उस पे काम करना है। तो ऐसा तो कंटिन्यूस चलता रहेगा। उसका इवोल्यूशन कितना हो रहा है ना और उसकी एडोप्टेबिलिटी कितनी है ना, वो अभी मार्केट में, इसीलिए मैं बोलता हूँ ना एआई इज करंटली एन अंडर हाइप थिंग, जस्ट बिकॉज अभी उसका हाइप नहीं है क्योंकि उसकी यूजेबिलिटी दुनिया को पता नहीं है। जैसे जैसे एप्लीकेशन इंप्लीमेंट होना शुरू होगी आप देखना एआई का हाइप बनेगा। अभी ये एआई हाइप पे नहीं है। तो मुझे तो इस चीज से ऐसा लग रहा है कि एआई से लोग अब फिर शादियां भी करेंगे कि एआई सजेस्ट करेगा कि आपके कंपैटिबिलिटी वाला पार्टनर इंडोनेशिया में रह रहा है और वो आपको परेशान भी नहीं कर रहा है। तो वो आपके एग्जैक्ट आपके व्यू पॉइंट और आपके विचारधारा के हिसाब से एट द एंड ऑफ द डे भाई, आप और मैं बैठ के जो बात कर रहे हैं ना वो कभी एक एआई के साथ नहीं होगा क्योंकि वो वो इमोशन इंटेलिजेंस आएगा, पर वो इमोशन इंटेलिजेंस का भी एक लिमिटेशन होगा। आपको वो एक टच चाहिए होगा जो ह्यूमन का है, वो कभी नहीं कर पाएगा। अगर रॉबोट्स भी आ गए तो उसमें भी देर लगेगी वो चीजों को अडॉप्ट करने। तो वो एक मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू सी। अभी काफी देर, अभी तो सिर्फ आरपीए पे काम हो रहा है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन पे काम हो रहा है। अभी वो स्टेज आना, एजीआई का स्टेज आना शुरू हुआ है थोड़ा, और वो देर लगेगा थोड़ा। बहुत ही अच्छा लगा आपने टॉक विद नीरव के इस एपिसोड के अंदर पार्ट लिया। थैंक यू सो मच टॉक विद नीरव। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा ही चैनल है। यस, क्योंकि आपके साथ ऐसा मेरा बॉन्डिंग है, तो इट इज ओवरवेलमिंग फॉर मी कि एक टाइम पे मेरे कस्टमर के साथ आज मैं बैठ के टॉपिक पे डिस्कस कर रहा हूँ उनकी चैनल पे। सो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी एज वेल। So thank you so much for calling me on this show, and again I'm very happy that we are sitting this time and we might have more sessions like this in future. Thank you. Sure. Thank you. तो दोस्तों, जिस तरह से आज हमने टेक इनोवेटर के साथ एआई इंडस्ट्रीज के बारे में समझा, उसी तरह हम अलग-अलग इंडस्ट्रीज के अच्छे से स्पीकर के साथ हम इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। उसी के लिए आप हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।